Good morning, students. My name is Kuldeep Singh Yadav. I am pupil teacher of RKG Educational College, B.Ed, Semester 3. Today, we are going to discuss the water. We are going to discuss about the water, that is a science topic. ठीक है? So, basically, water में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? वाटर साइकिल. ठीक है? आज हम लोग वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे कि आखिर वाटर कैसे होता है और कहाँ-कहाँ पे इसका यूज होता है. ठीक? सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक. सो वाटर हमारे जीवन का आधार है, जल ही जीवन है. इस कोट से सारे की सारी लाइनें, सारे के सारे जीवन संबंधित है. सो जल ही जीवन है. जल हमारे पृथ्वी पर पूर्णतः रूप से पाया जाता है. पृथ्वी पर जल का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. 70 से 75% हिस्सा. अब इसमें से पूरा का पूरा पानी पीने योग्य नहीं है. उसमें से कुछ परसेंट ही पानी जो है वह पीने योग्य है. इस 70% पानी के बाद जो हमारा पीने योग्य पानी है वो है सिर्फ 2.5 से 3%. सिर्फ इतना परसेंट पानी ही हमारे पीने के योग्य है, इसके अलावा नहीं. सो बेसिकली अगर हम बात करें वाटर साइकिल की कि आखिर जैसे हम जब जल है वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त करते हैं. बेसिकली हम जल बेसिकली प्राप्त करते हैं नदियों से, हैंडपंप से, मतलब भूमिगत जल से. ठीक है. और वो वहां से प्राप्त कर लेते हैं. और कहां से इसको प्राप्त करते हैं? बेसिकली दूसरा तरीका होता है इसको प्राप्त करने का कि हम ओशन से यानी समुद्र से भी प्राप्त करते हैं. ठीक है. तो वाटर मिलने के सोर्सेस तो कई सारे हैं, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल है वह सोर्स बहुत ही कम है. ठीक. जो हमारा पीने योग्य पानी है वो बेसिकली हम लोग प्राप्त करते हैं हैंडपंप से, नदियों से या झीलों से. दीज आर द वाटर सोर्सेस. सो वाटर साइकिल में सबसे पहला इन्वॉल्व होता है इवेपोरेशन. आप सभी लोग जानते होंगे, आज इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे. देन है कंडेंसेशन. बाद हम लोग आज बात करेंगे कि बादल कैसे बनते हैं. फिर हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन, कि आखिर बादल जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है. एंड एट लास्ट में कलेक्शन. सो हमारे पास बेसिकली वाटर साइकिल के कितने स्टेप्स हो गए? 4 स्टेप्स, है ना. तो वाटर साइकिल के जो ऑप्शन यहाँ पे जितने भी स्टेजेस हैं वो कितने हैं? 4. पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है प्रेसिपिटेशन, चौथा है कलेक्शन. सो दीज आर ऑल 4 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल. नाउ अब मैं आपको यहाँ पे जो पिक्चर शो कर रहा हूँ इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसा कैसा ये प्रोसेस होता है. सन क्या करता है? पानी को इवेपोरेट करता है. सूरज की वजह से गर्मी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. सूरज की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक. यह गर्मी क्या करती है? इस पानी को वाष्प बना देती है. जब पानी वाष्प में बदलता है तो क्या होता है? वह ऊपर उड़ जाता है. ठीक है. वाष्प में जो उड़ा हुआ पानी, वाष्प के रूप में जो पानी ये उड़ के गया था यहाँ से समुद्र का, वो बदल जाता है बादलों में. ठीक है. बादलों में बदलने के बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो ये बादल इस पारी से जब पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, भर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो बारिश करते हैं. इस बारिश के प्रोसेस को बोला गया प्रेसिपिटेशन. इस बारिश के प्रोसेस को क्या बोला गया? प्रेसिपिटेशन बोल दिया गया. और इस प्रेसिपिटेशन को यानी ये जो बारिश हो रही है, इस ये जहां पर भी एकत्रित हो रहा है, जहां पर भी इकट्ठा हो रहा है, उसको बोला जाता है कलेक्शन. ठीक है. सो ये बेसिकली पूरा एक साइकिल चलता है कि फिर से ये वाटर यहाँ पे आता है, फिर से ये इवेपोरेट होता है, फिर ये क्लाउड में बदलता है, इसका प्रेसिपिटेशन होता है और उसके बाद फिर से कलेक्शन हो जाता है. तो ये कंप्लीट एक साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं वाटर. आगे चलते हैं हम लोग. अब स्टेज 1 की बात कर लेते हैं जो कि हमारा इवेपोरेशन है.
अब इवेपोरेशन क्या होता है? बेसिकली इवेपोरेशन अकर्स व्हेन द सन हीट्स अप। जब सूरज गर्म होता है तो उस कंडीशन पर हमारा इवेपोरेशन की घटना होती है। होता क्या है, जैसे ही सन बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये गर्मियों का प्रोसेस फिनोमिना होता है। वाटर जो है, जो नदियों का पानी है, तालाब झीलों का पानी है, समुद्र का पानी है, वो क्या होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वो वेपर या स्टीम में बदल जाता है। हम घरों में ही अपना देखते हैं, जब हम पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो धीरे धीरे जो पानी है वो गर्म होना शुरू होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह उबलने लगता है। जैसे ही वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो उबलने के पश्चात अब वह गर्म होने के लिए और ऊष्मा जैसे ही इकट्ठा करता है तो वह अपनी स्टेट को, अपनी अवस्था को बदलना शुरू कर देता है। उसमें जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर की सरफेस को छोड़ करके हवा में जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वाटर जो है वो वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। वही पूरा प्रोसेस यहां पर भी होता है। जब सूर्य ऊपर बहुत तेज चमक रहा होता है तो रिवर, लेक या ओशन का जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है और फिर उनकी सरफेसेस से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी सरफेस को छोड़ करके हवा में आ जाते हैं, अर्थात वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और पूरा का पूरा धीरे धीरे, पूरा पानी तो नहीं लेकिन कुछ पानी उसमें वाटर वेपर में बदल जाता है या स्टीम में बदल जाता है। सो द वाटर वेपर और स्टीम लीव्स द रिवर। वाटर वेपर जो है या जो स्टीम है वो रिवर या लेक या ओशन को क्या कर देता है, छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, हवा में। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को बोला गया इवेपोरेशन। क्या बोला गया? इस प्रोसेस को इन्होंने बोल दिया कि इवेपोरेशन है। नेक्स्ट, ये रहा, यहां पर एक इवेपोरेशन का मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं कि यहां पर सूर्य है और ये पानी है। होता क्या है, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाटर वेपर जो है इसकी सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ये वाटर वेपर्स हवा में जाकर के मिल जाते हैं और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? बेसिकली condensation occurs when water vapor or steam in air gets cold and changes from a gas back into liquid to or forming cloud. हमने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और उस बर्तन को ऊपर से ढक दिया जाता है, तो जो ढक्कन है उसका या जो लिड है उसकी, उस पर बहुत छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं पानी की। तो जब पानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होता है, गर्म होने के पश्चात वह वाटर वेपर में बदलता है। तो वाटर वेपर में बदलने के साथ ही साथ जब उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, वाटर वेपर्स जाकर के उस लिड से चिपकती हैं और जैसे ही हम गैस बंद कर देते हैं, उस पानी का टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वही गैसें कंडेंस हो जाती हैं, बेसिकली कहा जाए तो वो गैसें वापस पानी का रूप लेने लगती हैं, यानी वो ठंडी हो चुकी होती हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है, वो ठंडी होती जाती हैं, उस केस में कंडेंसेशन अकर होता है। यानी उस पूरे प्रोसेस को कि जब पानी वेपर से स्टीम में बदले, वापस सॉरी वेपर या स्टीम से वापस पानी में, यानी वो ठंडा हो जाए और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और यही फिनोमेना हमारा रिवर्स के साथ में भी होता है कि जब यहां से वाष्पित हो गई, यानी जो यहां से वेपराइजेशन के थ्रू जो यहां से वाटर वेपर्स निकली थी, वो जब हवा में पहुंचती हैं तो कुछ समय पश्चात वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के पश्चात वो एक दूसरे से मिलकर, छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बादल का निर्माण करती है, जिसमें हवा के कुछ कण, हवा गैसेस
और बारिश ये वाटर वेपर्स होते हैं, मिलकर के ये बादल बनाते हैं। तो इन लिक्विड का, इन वाटर वेपर्स का लिक्विड में बदलना, यानी बादल के रूप में बदलना, इनका कोल्ड होकर के वापस लिक्विड फॉर्म में आना, कंडेंसेशन कहलाता है। क्लियर है? आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये देखिए, यहां से उड़ के जितना भी पानी वाष्प के रूप में गया था, ये हवा में पहुंचने के बाद ठंडा होता है, और ठंडा होने के पश्चात बादलों का रूप ले लेता है। तो ये बादलों का जो लिया गया रूप है, इसी रूप को हमने कहा कि यह जो पूरा प्रोसेस है, इस तरह यहां से जो वाटर वेपर्स गई और ये इसमें बदली, तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला कि ये क्या है, कंडेंसेशन बोल दिया। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेज की, जो कि है प्रेसिपिटेशन। हमारा तीसरा स्टेज है प्रेसिपिटेशन। सो हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन है। देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेसिकली। सो प्रेसिपिटेशन क्या है, इट अकर्स व्हेन सो मच वाटर हैज कंडेंस्ड that has the clouds gets heavy and water falls back to the earth in the form of rain or sleet or snow. So basically precipitation क्या है कि जब हमारा बादल फॉर्म हो गया, बादल फॉर्मेशन के बाद, जो हमारा बादल फॉर्मेशन हो गया, तो उस बादल फॉर्मेशन होने के बाद जो क्लाउड फॉर्मेशन हो, उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे 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 और भी कई सारी बूंदों को इकट्ठा करता जाता है। अब जैसे जितनी ज्यादा बूंदें इकट्ठा होती चली जाती हैं, उस केस में क्या होता है कि जो पानी है या जो क्लाउड है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हैवी होने लगता है, बहुत भारी हो जाता है। अब इतना ज्यादा पानी उसमें जब इकट्ठा हो जाता है, तो जब उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है। जब वो बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, तो वो कई रूपों में गिरता है। कभी वो रेन, कभी हेल, और कभी स्लीट के फॉर्म में, या कभी कभी वो स्नो के फॉर्म में भी नीचे गिरता है। तो ये पूरा प्रोसेस कि जब वो वेपराइजेशन के बाद कंडेंस होकर के वो बादल में तब्दील हुआ, बादल में बदलने के पश्चात जब वह वापस रेन में बादल जब बहुत ज्यादा हैवी हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बारिश के रूप में नीचे वापस आ जाता है। तो जब वो नीचे गिरता है, तो उस समय जो प्रोसेस होता है उसके नीचे गिरने का, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां मैंने आपको एक पिक्चर शो की है, देखिए यहां पे मैंने आपको दिखाया है कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये रहा पानी, ठीक है। अब ये पानी यहां से इवेपोरेट होता है, सूरज की गर्मी बढ़ी और ये पानी यहां से क्या हुआ, इवेपोरेट होना शुरू हो, अर्थात ये हवा में जाना शुरू हो गया। हवा में जाने के पश्चात ये बादल का रूप ले लेता है, और बादल का रूप लेने के पश्चात ये वापस धीरे धीरे और कई सारे बूंदों को इकट्ठा करना शुरू करता है। जब ये धीरे धीरे काफी ज्यादा बूंदों को इकट्ठा कर लेता है और ये हो जाता है हैवी बादल, तो उस कंडीशन में यह एक घटना प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, मतलब नीचे गिरना, एकत्रित करना। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो यह बारिश के रूप में, यानी रेन के फॉर्म में, यानी स्नो के फॉर्म में ये नीचे आ जाता है। नीचे गिरने के पश्चात ये जगह जगह पर एकत्रित हो जाता है, कुछ पानी ग्राउंड में चला जाता है और कुछ पानी पहाड़ों पे ही रुक जाता है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और पिक्चर आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, बेसिकली इस पिक्चर को आप देखिए, तो यहां पर जो आपको समझाया गया है वो क्या है, वाटर साइकिल को प्रॉपर तरीके से कैसे एलैबोरेट किया गया है, वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर साइकिल कैसे चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा इवेपोरेशन का, है ना।
अर्थ का लगभग काफी ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। तो मान लीजिए जो पानी है एकत्रित है, इसका सबसे पहले होगा इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के पश्चात जब ये हवा में जाएगा तो ये बनाएगा वाटर वेपर, से ये बन जाएगा क्लाउड में, यानी इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और ये क्लाउड फॉग के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो क्लाउड को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा और ऊपर लाएंगे। क्लाउड उन हवाओं के साथ मूव करेगा और धीरे धीरे और वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने में ऐड करता जाएगा। ठीक, ऐड करने के पश्चात क्या होगा कि उसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर जो है वो बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तो वो क्या होगा कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स के जो थी वो क्लाउड का फॉर्म ले लेंगी और फिर नीचे गिरना शुरू कर देंगी। ठीक, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन। क्लियर है? उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन, स्नो मेल्ट एंड मेल्ट वाटर सब्लिमेशन, desublimation or deposition. Snow and ice accumulate later, melting back into liquid water or turning into vapor. फिर से क्या होता है कि जो स्नो है या जो आइस है वो फिर से मेल्ट करने लगती है और मेल्ट करने के पश्चात वो फिर से वापस वाटर में या वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाती है, बदलने लग जाती है। ठीक, प्लांट के अंदर जो मौजूद पानी है वो भी पार्टिसिपेट करता है इस वाटर पूरे साइकिल में। क्लियर है? आप इस चित्र के माध्यम से भी यहां पर समझ सकते हैं कि वाटर साइकिल किस तरीके से काम करता है। आगे चलते हैं। यहां पर आपको ये चित्र में दिखा रहा हूं प्रेसिपिटेशन का। आप देख सकते हैं कि बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो जब नीचे बूंदों के रूप में गिरते हैं तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या रेन। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रेसिपिटेशन के बाद अगला स्टेप आता है कलेक्शन का। अब कलेक्शन क्या होता है कि this is when water that falls from the cloud as rain, snow, hail or sleet, it collects in the ocean. जो बादलों से गिरा हुआ पानी रेन के फॉर्म में गिरा हो, चाहे चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल के फॉर्म में हो, चाहे वो स्लीट के फॉर्म में हो, ये होता क्या है कि ये ओशंस में, यानी जो समुद्र है हमारे, वहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और भी इसके रिसोर्सेज होते हैं कि ये रिवर्स में भी जाकर के होता है, लेक्स में और स्ट्रीम में वापस जाकर के स्टोर होने लगता है। लेकिन इन सब में से जो ज्यादातर वाटर है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब वो जमीन में चला जाता है, वो सोख लेता है। यानी मोस्ट ऑफ विल सोक इनटू द ग्राउंड एंड विल कलेक्ट एज अंडरग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पृथ्वी की सतह के अंदर पाया जाता है, उस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इसमें से ज्यादातर पोर्शन उसमें चला जाता है। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट, हम आगे देखते हैं। ये आपको मैंने एक चित्र दिखाया और इसमें पूरा का पूरा आपको कलेक्शन में दिखाता हूं। ये देखिए कि क्या हुआ कि सबसे पहले यहां से जो पानी था वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के पश्चात बादल में बदला, यानी वो कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के पश्चात जब वो ज्यादा हैवी हो गया तो प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बारिश के रूप में वो नीचे आ गया और यह ज्यादातर पानी इसका अंडरग्राउंड में सोक कर लिया गया और जो बचा था पानी वो वापस वहीं पर अपने सोर्सेज में डिसॉल्व। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल हमें शो करता है वाटर साइकिल की। वाटर का जो साइकिल है वो कैसे चलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर वाटर साइकिल ना हो तो हमें जो ड्रिंकेबल वाटर है वो नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। जब रेन नहीं होगी तो वो वहां पर सोखेगा ही नहीं, और जब सोखेगा नहीं तो क्या होगा, बारिश ही नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो वो सोख नहीं करेगा और अंडरग्राउंड वाटर की कमी होती जाएगी और धीरे धीरे, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो 2.5%
वाटर बचा हुआ है ड्रिंकेबल, वो भी धीरे धीरे और कम होता जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू क्लास।